हाय एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। होपिंग यू ऑल आर डूइंग फाइन। सो गाइस, आज की हम वीडियो में पेपर नंबर 920 का हम स्टडी नोट नंबर 2 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफी इजी है, ऐसा कुछ इसमें टेक्निकली है नहीं। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मतलब क्या होता है? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो वो क्या करती है, एक टारगेट रखती है, गोल रखती है, उसे एक मिशन होता है कि उसको क्या गोल जो है अचीव करना है। तो उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है, लोगों को काम एलोकेट कर दिए जाते हैं, छोटी छोटी टीमें बना दी जाती है और साल के एंड में उनके काम को रिव्यू किया जाता है। कई बार क्वार्टरली भी, कई बार मंथली, हम जो बोलते हैं मंथली एमएसी बोलते हैं, उस फॉर्मेट में उसके काम को कई बार क्या रिवेल्युएट किया जाता है। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन यानी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाएगा कि क्या हम जो काम हमें बांटा गया था, क्या उस काम को हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर क्या उस काम में हमें चेंजेस करने की जरूरत है या नहीं है। और इंप्रूवमेंट टूल्स, अगर लगता है कि अभी हमें और इंप्रूवमेंट करना चाहिए, हमें नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए, या फिर हमें और एम्प्लॉय हायर करने चाहिए, या फिर हमें मान लीजिए एम्प्लॉय में कुछ स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए, जो भी नेसेसरी हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसको आपको करना पड़ेगा। एक टॉपिक है बैलेंस स्कोर कार्ड। सिंपल सा है, ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजी है कि भाई किस तरीके से हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से मैनेज करें, किस तरीके से और इम्प्रूव कर सके, और जो हमारे अच्छी गोल है उनको हम अचीव कर सके। तो सिंपल सा बीएससी यानी बैलेंस स्कोर कार्ड, इसमें ये दिखाया जाता है भाई कि हम अपने जो है किस तरीके से हम अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकें, किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकें और नई नई स्ट्रेटेजी बनाएं ताकि हम अल्टीमेट गोल को अचीव कर सकें। चार मेन पॉइंट्स आते हैं हमारे बैलेंस स्कोर कार्ड में। सबसे पहला, जिसको हम बोला जाता है फोर पर्सपेक्टिव ऑफ बीएससी फाइनेंशियली। तो देखना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि भाई वो फाइनेंशियली वो स्ट्रांग हो, वो उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, उसका आरओआई ज्यादा हो, उसकी जो इनकम अल्टीमेट वो ज्यादा हो, अपना जो रेवेन्यू है उसका रेवेन्यू इंक्रीज करना चाहता है, जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना चाहता है। असेट यूटिलाइजेशन यानी अपनी असेट का सही इस्तेमाल करे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, कॉस्ट रिड्यूस हो। हर एक चाहता है कि उसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो। कस्टमर, ध्यान रखना, एक बात बोली जाती है, कोटा कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, यानी हर एक बिजनेस को अपने कस्टमर को हर अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। उसकी परेशानियों को, मान लीजिए जब वो सामान खरीद रहा है, सारी उसकी क्वारीज को रिजॉल्व करे। और इवन तो जब उसने सामान खरीद लिया है और खरीदने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कंपनी के जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव है, उनको कस्टमर की परेशानियों को सही से रिजॉल्व करना चाहिए। कस्टमर अगर आपके साथ बना रहेगा तो वो खुद तो लंबे समय तक बना रहेगा, उसके साथ साथ वो नए और कस्टमर को लाएगा, और वो क्या करेगा, नए कस्टमर को ऐड करने से होगा। तो यानी आपको कस्टमर को रिटेंशन रखना पड़ेगा, यानी कस्टमर आपके पास रिटेन तभी रहेगा जब आप कस्टमर को अच्छी से सर्विस दो, उसकी सारी परेशानियों का निजात करो। उसके बाद है इंटरनल बिजनेस प्रोसेस, यानी आपको इंटरनली अपने जो डिविजन हैं उनको इवेल्युएट करना पड़ेगा, कहाँ पर कमियां हैं, कहाँ पर और सुधार किया जा सकता है, उन चीजों पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। और मान लीजिए हम लोग जो आसपास के अगर जो बिजनेसेस हैं उनको भी हम देख सकते हैं। अगर उनसे सीखकर हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो बिल्कुल हमें सीखना चाहिए। लर्निंग एंड ग्रोथ, हमेशा बिजनेस को कहते हैं ना, सीखते रहो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे कोई कंपनी हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक को अपनी अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपको सीखना पड़ेगा, नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करो। इंप्रूवमेंट अगर जहां पर आपको दिखता है वहां पर आपको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। स्टेप्स क्या है बीएससी को डेवलप करने के लिए? सबसे पहला, आइडेंटिफाई द की आउटकम टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस को सफल होने के लिए क्या चाहिए, क्या उसको आउटपुट चाहिए। आइडेंटिफाई द की प्रोसेस दैट लीड्स टू दीज आउटकम, यानी उस गोल को पाने के लिए हमें किस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। डेवलप की परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर दीज प्रोसेस, इस प्रोसेस को पाने के लिए हमें क्या क्या, मतलब हम एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर दे देंगे कि भाई हमें जो हमने गोल रखे थे वो हमें अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। डेवलप रिलायबल डेटा कैप्चर एंड मेजरमेंट सिस्टम, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, आप देख रहे हो कि अब जो है वो टेक्नोलॉजी जो है समय के रहते रहते बदल रही है। तो हमें जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी जिसमें हम अपना डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो रिलायबल होना चाहिए, हर एक के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए, मतलब जो भी मैनेजमेंट का लोग जो जो बंदे हैं उन पर इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए, ताकि अगर मैनेजमेंट कोई रिपोर्ट जनरेट करना चाहे, रिपोर्ट देखना चाहे, तो मैनेजमेंट को क्या है, इजीली वो रिपोर्ट क्या है दिख सके। डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर रिपोर्टिंग दीज टू द रेलिवेंट मैनेजर एंड स्टाफ, और इस तरीके का हमारा सॉफ्टवेयर होना चाहिए कि जब भी हमारा मैनेजर या स्टाफ को चाहिए वो रिपोर्ट, तो हम रिपोर्ट उसको इजिली दे सकें। इनेक्ट इंप्रूवमेंट प्रोग्राम टू एंश्योर दैट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, और हमें समय रहते रहते और हमें इंप्रूवमेंट अपनी करनी चाहिए।
बेनिफिट ऑफ बीएससी, इट अवॉइड मैनेजमेंट रिलायंस ऑन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मेजरमेंट। अल्टीमेट जो मैनेजमेंट है उसका जो गोल है वो लॉन्ग टर्म होता है रादर देन शॉर्ट टर्म। It can successfully communicate corporate strategy to the functional head and organizational subunit and forcing them to develop their own goal, achieve and mission। यानी हम जो गोल और मिशन है छोटी छोटी टीमों में बांट देंगे, हर एक टीम को अपने गोल को अचीव करने के लिए जो है एफर्ट करने पड़ेंगे, और अगर हर एक टीम इंडिविजुअली अगर अपने गोल को अचीव कर लेगी तो कलेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन के जो अचीव गोल हैं वो अचीव हो जाएंगे। इट कैन असिस्ट स्टेक होल्डर इन इवेल्युएटिंग द फॉर्म इफ मेजर्स आर कम्युनिकेटेड एक्सटर्नली। यानी अगर हम अपनी फॉर्म को इवेल्युएट करना चाहें तो तभी कर पाएंगे अगर हम लगातार इंप्रूवमेंट करते रहेंगे, लगातार अपने गोल के लिए जो है एफर्ट्स करते रहेंगे। इट हेल्प इन फोकसिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑन द फ्यू थिंग्स नीडेड टू क्रिएट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस। हमें छोटे छोटे जो है वो गोल्स को अचीव करना पड़ेगा, तभी हम अल्टीमेट अपने गोल्स को अचीव करने पड़ेंगे। इट हेल्प्स टू इंटीग्रेट वेरियस, और हमें वेरियस कॉर्पोरेट प्रोग्राम जो है वो इवेल्युएट करने पड़ेंगे टाइम टू टाइम। It breaks down strategic measure toward lower level so that unit manager, operation and employee can see what is required at their level to achieve excellent overall performance। यानी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो लोअर लेवल है उस पर भी फोकस होना चाहिए, ताकि अगर आपका लोअर लेवल ही अच्छे से काम कर सकेगा तो ऑटोमेटिकली लोअर, फिर उससे और ऊपर, फिर उससे और ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक हर एक लेवल पर अच्छे से काम करेगी। इट हेल्प क्लैरिफाइंग एंड अपडेटिंग बजट। अगर आपको अपने बजट में कुछ अपडेट करना है, बजट होता है जब आप कोई डेटा एस्टिमेट बेस पर अगर आपको कुछ चीज बनाते हो या आप प्लानिंग करते हो कि ऐसा होना चाहिए, हमें ये गोल अचीव करने चाहिए, अगर आपको लगता है कि कोई अपडेट करना है उसमें तो आप अपडेट कर सकते हो। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड अलाइंग स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। अगर हमें स्ट्रेटेजी को इनिशिएटिव लेना है तो उसके लिए हेल्पफुल होता है। इट हेल्प इन कंडक्टिंग ऑफ पेरियोडिकल परफॉर्मेंस रिव्यू टू लर्न अबाउट एंड इम्प्रूव स्ट्रेटेजी। अगर जो है हम पेरियोडिकली क्या करते हैं, अपने काम को रिव्यू करते हैं, और अगर हमें लगता है कि हमें कोई और इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए और हम करेंगे इसमें। देयर इज नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन बीएससी एंड शेयर होल्डर वैल्यू। लिमिटेशंस क्या है कि मतलब कई बार जो शेयर होल्डर्स को डेटा चाहिए होता है, जो जानकारी चाहिए होती है, हम लोग वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। इट डज नॉट लीड टू अ सिंगल एग्रीगेट समरी ऑफ कंट्रोल। हम यही नहीं बोलते कि अगर हम बीएससी को सही से फॉलो करेंगे तो हमें 100% सक्सेस मिल जाएगी, तो ये इसका लिमिटेशंस है। दे मीजर्स में गिव कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल एंड कंफ्यूज मैनेजमेंट। कई बार क्या है, मैनेजमेंट के बीच कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। इट इन्वॉल्व सब्सटेंशियल शिफ्ट इन कॉर्पोरेट कल्चर। कई बार क्या होता है कि ये कॉर्पोरेट कल्चर की ओर क्रिएट करता है, और कई लोगों को जो है, कई मैनेजमेंट को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे वहां पर समझेंगे इस टॉपिक को, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ज्यादातर आते हैं। बेंचमार्किंग, सिंपल सा बेंचमार्किंग, कोई ज्यादा इसमें है नहीं टफ। ये पढ़ना क्या लिखा हुआ है, द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज नोन एज बेंचमार्किंग। यानी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन के बेस पर जो आप टारगेट सेट करते हो उसको हम बोलते हैं बेंचमार्किंग। अब है टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। सबसे पहला प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, जिसका दूसरा नाम रिवर्स बेंचमार्किंग भी है। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में क्या होता है कि जो हमारे मार्केट में कॉम्पिटिटर अवेलेबल होते हैं, हम उनके प्रोडक्ट को देखते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट में क्या क्या मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्या क्या डाल रहे हैं, और हम अपने अपने से कंपैरिजन करते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग, प्रोडक्ट बेंचमार्किंग में हमने उनको प्रोडक्ट को देखा था प्रैक्टिकली। इसमें हम देखते हैं भाई उनकी फाइनेंस की टीम कैसी है, मार्केटिंग की टीम कैसी है, आर&डी की टीम कैसी है, एचआर की टीम कैसी है, और हम अपने आप अगर लगता है कि हमारे अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके का परिवर्तन करना चाहिए दूसरों से सीखकर, तो हम कर सकते हैं। उसको हम कॉम्पिटेटिव बेंचमार्किंग बोलते हैं। प्रोसेस बेंचमार्किंग का मतलब आपको प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे डील करना है, सर्विस देने के बाद भी कस्टमर का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कस्टमर को सामान खरीदने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मतलब जो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई भी कस्टमर आपको कभी छोड़ने के बारे में विचार ना करे। इतनी बढ़िया सर्विस दीजिए अपने कस्टमर को कि आपका जो कस्टमर है वो कभी आपको छोड़ने की सोचे ही ना। ठीक है, रादर देन वो नए कस्टमर को और मतलब जो बाकी के उसके दोस्त हैं, जो रिश्तेदार है, उसको आपके बारे में बताए, ताकि वो लोग भी आपसे सर्विस खरीदने के लिए तैयार रहें। इंटरनल बेंचमार्किंग, आपको जो इंटरनल जो डिपार्टमेंट है सारे के सारे, उन पर अल्टीमेट कंट्रोल होना चाहिए, उनको इंप्रूवमेंट करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग मतलब आपकी जो है आपको किसी और जो कॉम्पिटेटिव, जो आपकी जो कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, कभी भी उनकी कॉपी नहीं करना। आपको अपनी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली काम करना पड़ेगा। ग्लोबल बेंचमार्किंग का मतलब अगर आप अपना एक्सपेंड करना चाहते हो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी अगर आप अपना एक्सपेंशन करना चाहते हो आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, सो ग्लोबल बेंचमार्किंग के थ्रू, यानी मान लीजिए किसी और के साथ आपने टाई अप कर लिया, किसी जो बाहर की एंटिटी उसके साथ टाई अप कर लिया, इस तरीके का ग्लोबल बेंचमार्किंग कर सकते हो। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग का मतलब अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को आप बिल्कुल बारीकी से देखते हो कि किस तरीके का मटेरियल यूज कर रहा है। अगर आपको अपने में कुछ अडॉप्ट करना है
तो आप वैसा कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग का मतलब अपने कॉम्पिटिटर की एचआर की टीम कैसी है, फाइनेंस की टीम कैसी है, मार्केटिंग की टीम कैसी है, आर&डी की टीम कैसी है, और उनको देखकर अगर आपको अपने बिजनेस मॉडल को देखते हुए अगर कोई सुटेबल चेंजेस करने हैं तो आप कर सकते हो। प्रोसेस बेंचमार्किंग का मतलब आपकी प्रोसेस बहुत स्मूथ और बहुत बढ़िया होनी चाहिए कि कभी कस्टमर आपको छोड़ने का सोचे ना। आप कस्टमर को सामान खरीदने से लेकर सामान खरीदने के बाद तक और भी उसको कोई परेशानी होती है, कोई सुविधा चाहिए, तो अपने कस्टमर को सुविधा देनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका कस्टमर कभी भी आपको छोड़ने के बारे में सोचेगा नहीं, रादर देन वो नए कस्टमर को और अट्रैक्ट करेगा कि आपके पास आए। इंटरनल बेंचमार्किंग, आपकी जो इंटरनल जो डिवीजन है, इंटरनल जो डिपार्टमेंट है, अच्छे से काम करना चाहिए। और अगर लगता है आपको कोई इंप्रूवमेंट करना बनता है उसमें, तो आपको उसमें और इंप्रूवमेंट करना चाहिए। स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, आपकी अपनी स्ट्रेटेजिक बेंचमार्किंग, यानी आपको दूसरों से अपनी कंपैरिजन नहीं करना, आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी और उसी के अकॉर्डिंगली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ग्लोबल बेंचमार्किंग, अगर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी अगर इंडिया की बाउंड्री से भी बाहर अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आपको ग्लोबल बेंचमार्किंग करनी पड़ेगी, आप किसी के साथ टाई अप भी कर सकते हो। स्टेजेस क्या है बेंचमार्किंग? प्लानिंग, सबसे पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा भाई क्या क्या आपको स्टेप लेने हैं, क्या क्या आपको इंप्रूवमेंट टूल्स मेजर करने हैं। कलेक्शन ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, आपको जो है सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ द फाइंडिंग बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड इन स्टेज, अगर आपको जो लगता है एनालिसिस करनी पड़ेगी तो आपको जो है एनालिसिस करना चाहिए डेटा को जो आपने स्टेप 2 में कलेक्ट कर लिया है। स्टेप 2 में फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन, सारी रिकमेंडेशन को आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग एंड रिव्यू, आपको अपने जो पॉलिसीज आपने इंप्लीमेंट कर लिया उसको कॉन्स्टेंट मॉनिटर करना पड़ेगा और रिव्यू करना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट ऑफ बेंचमार्किंग टॉपिक है अगला हमारा। कमिटमेंट, यानी सीनियर मैनेजमेंट शुड सपोर्ट बेंचमार्किंग फुल्ली एंड मस्ट बी कमिटेड टू कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी सीनियर मैनेजर का बहुत अहम रोल रहता है बेंचमार्किंग को सक्सेसफुली कंप्लीमेंट करने के लिए। अगर उनका ही सपोर्ट नहीं होगा तो जो लोअर लेवल के जो हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल पर हैं, वो इतना एफर्ट नहीं दे पाएंगे। अल्टीमेट जो डिसीजन है, अल्टीमेट जो एफर्ट है, वो जो है सीनियर मैनेजर को लगाने पड़ेंगे। क्लैरिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपको क्लैरिटी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है, क्या आपकी यूनिक स्ट्रेटेजी होगी, दूसरों से आपको कंपैरिजन नहीं करना है। appropriate scope, the scope of the work should be appropriate in the light of the objective, resource, time available and the experience level of those involved. appropriate scope मतलब कि जो भी आपको जो भी आपके टीम मेंबर है उनकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी। अल्टीमेट आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या है, रिसोर्सेज क्या क्या इस्तेमाल करोगे, कितने टाइम में आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ेगा। रिसोर्सेज, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको आपको अच्छे से यूज करना पड़ेगा। स्किल्स, आपको क्या है कि जो आप हायरिंग कर रहे हो, जो रिक्रूटमेंट आपको टीम में कर रहे हो, तो आपको जो है स्किल्स वाले लोगों को हायर करना पड़ेगा ताकि आप अपने गोल को इजीली अचीव कर सको। कम्युनिकेशन, आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन करनी चाहिए, लोअर लेवल को, मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल को, सीनियर लेवल को, सीनियर लेवल को भी बात करनी चाहिए लोअर लेवल से कि उनको कोई गाइडेंस चाहिए या कोई हेल्प चाहिए है कि नहीं है। डिफिकल्टीज इन बेंचमार्किंग को इंप्लीमेंट करने में कई बार टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होता है। लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट, कई बार जो जूनियर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल होते हैं उनको मैनेजमेंट का सपोर्ट नहीं मिल पाता। कई रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय, कई बार जो है एम्प्लॉय भी नई चीजों को इंप्लीमेंट करने में झिझकते हैं। कई बार हमने देखा है कि सरकारी विभाग में जब कंप्यूटर ऑपरेट जो है कंप्यूटराइजेशन सिस्टम हुआ था, कंप्यूटर जैसा सिस्टम आया था, तो कई लोगों ने जो एम्प्लॉयज उन्होंने अनिच्छा दिखाई थी। लेकिन यही बात है कि एम्प्लॉय जो है नई नई जो परिवर्तन होता है, जो नई नई पॉलिसीज कंपनी लाती है, तो अडॉप्ट करना पड़ेगा एम्प्लॉय को। आपका जो है प्रॉपर गोल होना चाहिए। कॉपी पेस्ट एटीट्यूड का मतलब कि आपको दूसरों को देखकर, अपने कॉम्पिटिटर को देखकर कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपको अपनी यूनिक आइडेंटिटी करनी पड़ेगी। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल होता है जो स्टैटिस्टिक, जो पास डेटा हमारे पास अवेलेबल होता है उसके बेस पर हम जो है डिसीजन लेते हैं, इवेलुएट करते हैं चीजों को। टू बेसिक प्रॉपर्टीज है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल में जो हमारा होता है, हम इवेलुएट करते हैं चीजों को, जो डेटा हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, पास डेटा जो हमारे पास अवेलेबल होता है। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब होता है कि भाई या तो हमें इस प्रोजेक्ट को या इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, आज के दोस्तों क्या होता है कि कंपनी को आगे बढ़ने के लिए, जल्दी जल्दी ग्रोथ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप देख रहे हो ओला हो गया, उबर हो गया, ये लोग क्या है, एम्प्लॉयज कम होते हैं लेकिन ये टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटिटीज होती है, ठीक है ना। आप देखते हो ये एप्लीकेशन बेस्ड होती है, पूरे इंडिया के कंट्रोल करती है, आउटसाइड भी बाउंड्रीज ऑफ इंडिया भी ओला, उबर, उया, ओयो ये सब काम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो है, जो सॉफ्टवेयर वो यूज कर रही है, तो आजकल टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहिए अगर उनको जल्दी ही ग्रोथ लेनी है तो।
Management information system is a systematic process of providing relevant information in right time in right format of all levels of user in the organization. यानी अगर आपके पास अच्छा सॉफ्टवेयर होगा तो हर एक लेवल का बंदा इजीली एक्सेस कर सकता है डेटा को फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, यानी ताकि जल्दी डिसीजन मेकिंग आप कर सको। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, एम से मैनेजमेंट, आई से MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एम पढ़ते हैं हम मैनेजमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलपिंग प्लान टू अचीव देम, उन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको क्या प्लान, क्या स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। सिक्योरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू अचीव द लेड ऑब्जेक्टिव, अपने जो फिजिकल रिसोर्सेज जो एम्प्लॉय उनको मोटिवेट करोगे ताकि वो मोटिवेट रहेंगे तो आपके गोल जो है अल्टीमेट अचीव हो जाएंगे। एक्सरसाइजिंग एडिक्वेट कंट्रोल ओवर द फंक्शन परफॉर्म्ड एट द लोअर लेवल, लोअर लेवल पर आपको क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेट कंट्रोल जो है स्थापित करना पड़ेगा, और अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो आपको उनको हेल्प प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और आपको रिजल्ट्स को जो है टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। इन्फॉर्मेशन का मतलब डेटा इस तरीके से आपको मेंटेन रखना पड़ेगा कि कोई भी इजीली उसको एक्सेस कर सकता है, जिसको जो जानकारी चाहिए वो इजीली एक्सेस कर सकता है, यानी जो ऑथराइज है केवल वो। उसके बाद सिस्टम का मतलब सिंपल था कि भाई आपको ना टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम बनाना पड़ेगा, ताकि ऐसा सिस्टम अगर कोई फ्यूचर में कोई चेंज आता है तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ऑब्जर्व कर ले, यानी नए चेंजेस को अडॉप्ट कर ले, टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आ रही है ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो उसको अपडेट कर ले। यानी भाई आपको चेंजेस करना पड़ेगा। MI देख लीजिए आप, हर थोड़े समय बाद नया जो है नया एक फोन लेकर आ जाता है, एक नया सॉफ्टवेयर जो है रिलीज कर देता है, एक नया फोन लेकर आ जाता है। तो आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि होने वाले बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में जो भी चेंजेस आए तुरंत आपका जो सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट कर ले। क्या बेनिफिट है MIS के, वो हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। टू प्रोवाइड मैनेजर एट ऑल लेवल विद टाइमली एंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मैनेजर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए रेलिवेंट, टाइमली और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारा MIS। टू हाईलाइट द क्रिटिकल फैक्टर्स इन ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस फॉर एप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग, जो भी क्रिटिकल फैक्टर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है हमारा MIS, जो कि बिजनेस को डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्पफुल करता है। To develop a systematic and regular process of communication within the organization on performance in different functional areas. To develop a systematic and regular process of communication within the organization on performance in different functional areas. हमें सिस्टमैटिक प्रोसेस जो वो फॉलो करनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। टू यूज द टूल्स एंड टेक्निक्स अवेलेबल अंडर द सिस्टम फॉर प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग के लिए जो भी टूल्स है टेक्निक्स अवेलेबल है हमें उसका यूज करना चाहिए, ताकि हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विसेज टू कस्टमर, कस्टमर को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करो। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब आपकी टेक्नोलॉजी इस तरीके से होनी चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को बीट कर सको। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सपोर्ट फॉर बिजनेस प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे सके ताकि आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सको। ऑल ऐप, चलिए हम पढ़ते हैं ऑल ऐप के लिए। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, ऑल ऐप इज इंप्लीमेंटेड इन मल्टी यूजर क्लाइंट। ओके, अगर मान लीजिए आपका मतलब बहुत सारे काम है, आपके बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वहां पर आपका ऑल ऐप ही आपको लिए बेनिफिट होगा। मल्टी यूजर, जहां पर आपकी मल्टी यूजर क्लाइंट है तो वहां पर आपका ऑल ऐप बेनिफिट होगा। एक दो क्लाइंट है तो ऑल ऐप की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑल ऐप में कॉस्ट ज्यादा आती है। सर्वर मोड ऑफर कॉन्स्टेंटली रैपिड रिस्पॉन्स टू क्वेरीज रिगार्डलेस ऑफ डेटाबेस साइज। ओके, ऑल ऐप का फायदा ये, अगर आपका डेटाबेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको ऑल ऐप लेना पड़ेगा। ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक है, कितना भी डाटा हो, कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी हो आपके बिजनेस में, तो सारा जो है ऑल ऐप जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा। ऑल ऐप हेल्प द यूजर सिंथेसिस एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन थ्रू कॉम्पिटिटिव personalized review as well as through analytical historical projected data in various what if data model scenario. This is achieved through all app. सिंपल था भाई, अगर आपका बहुत सारा डेटा है उसको मैनेज करने के लिए ऑल ऐप सर्वर जो है वो काम करता है। काफी सारे टाइप के ऑल ऐप होते हैं। हम पढ़ते हैं कि मल्टी डायमेंशनल ऑल ऐप, रिलेशनल ऑल ऐप और हाइब्रिड। मल्टी डायमेंशनल और रिलेशनल का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑल ऐप। अब देखना दोनों में क्या क्या होता है। जहां पर ज्यादा स्टोरेज की जरूरत होती है या बहुत ज्यादा लॉट साइज होता है, वहां पर हमारा जो है मल्टी डायमेंशनल यानी एम ऑल ऐप काम करता है। जहां पर रिलेटिवली कम डेटाबेस साइज होता है वहां पर हमारा रिलेशनल यानी आर ऑल ऐप काम करता है। ध्यान से समझ लेना। एम ऑल ऐप जो है जर्नली डिलीवर करता है बेटर परफॉर्मेंस एज कंपैरिजन टू आर ऑल ऐप ड्यू टू द स्पेशलाइज स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन, यानी जो है वो जो स्टोरेज जो है वो तो कम लेता है। और दूसरी बात, अगर बहुत सारा स्टोरेज है उसके बावजूद भी एम ऑल ऐप जो है वो बेस्ट होता है। एम ऑल ऐप आर ऑल ऐप की तुलना में बेस्ट है। और अगर आपको मान लीजिए साइज जो है आपका ज्यादा है तो आप एम ऑल ऐप कर लीजिए, और मतलब कि इसका देते हैं हम आर ऑल ऐप।
RLF इज जनरली मोर स्केलेबल, यानी अगर आपका मतलब जो बहुत ही कम मतलब एक पर्टिकुलर स्केल पर आपका RLF काम करता है। However, large volume pre-processing is difficult to implement efficiently to its frequently skipped. Okay, तो जब अगर आप बहुत सारा डेटा है, ज्यादा डेटा है बल्क में, ज्यादा डेटा साइज है, तो आप MOLF का इस्तेमाल करिए रादर देन RLF का। वहां पर आपको MOLF जो है वो ज्यादा बेनिफिट आपको प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा WLF है, वेब बेस्ड OLF हो गया, डेस्कटॉप OLF हो गया और रियल टाइम OLF हो गया। लेकिन मेनली जो है मल्टी डायमेंशनल, रिलेशनल और हाइब्रिड मेन होते हैं। मल्टी डायमेंशनल जहां पर आपका बल्क साइज डेटा होता है वहां पर आपका MOLF काम करता है, यानी मल्टी डायमेंशनल जहां पर साइज डेटा जो कम होता है वहां रिलेशनल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हाइब्रिड। OLF का मतलब जब आपका डेटा साइज, जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने लग जाता है, तो चीजों को मैनेज करने के लिए आपको OLF यानी ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। OLF बोलते हैं जिसको, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। एक बार देखते हैं क्या पढ़ा अभी हमने आज। ड्यू पॉइंट एनालिसिस जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब हम समझेंगे। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इंप्रूवमेंट टूल्स, यानी हमें अपनी जो काम हम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहा है, जो हमारे डिफरेंट लेवल पर लोग काम कर रहे हैं, उनके काम को हमें इवैल्यूएट करना पड़ेगा। और लगता है कि कुछ और इंप्रूवमेंट अभी हम और कर सकते हैं, तो हमें उनको और इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है भाई, बैलेंस स्कोर कार्ड भी एक तरीके की स्ट्रेटेजी है कि भाई किस तरीके से हम परफॉर्मेंस को मैनेज कर सके और स्ट्रेटेजी को डेवलपमेंट कर सके, और जहां जहां हमें लगता है कि हमें इंप्रूवमेंट करना चाहिए तो हमें बिल्कुल इंप्रूवमेंट करना चाहिए। 4 पर्सपेक्टिव होते हैं बीएससी के। फाइनेंशियल मतलब हर एक एंटिटी चाहती है कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज्यादा हो, आरओआई ज्यादा हो, उसका आरओई ज्यादा हो, कॉस्ट कम हो, इनकम ज्यादा हो उसकी। कस्टमर का मतलब अगर आप अपनी सर्विसेज अच्छे से देंगे, कस्टमर का ध्यान अच्छे से रखेंगे, सर्विस देने के बाद भी अगर उसका ध्यान रखेंगे, अगर उसको सर्विस लेने के दौरान अगर कोई दिक्कत होती है, यानी कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, अगर आप उसको रखोगे तो वो आपके पास हमेशा लंबे समय तक बना रहेगा, और साथ ही साथ बाकी के लोगों को भी आपके बारे में बताएगा ताकि नए लोग भी आपके साथ जुड़ सके। इंटरनल बिजनेस प्रोसेस का मतलब अपने इंटरनली डिवीजन को और इंप्रूवमेंट करना और उसको मोटिवेट करना, और जहां पर उनके अंदर कमियां हैं उनको और सुधार करना। लर्निंग एंड ग्रोथ, बिजनेस को हमेशा सीखते रहना चाहिए, नए नए स्किल्स पर काम करना चाहिए, नए नए सॉफ्टवेयर पर काम करना चाहिए। जो सॉफ्टवेयर है उनको और बेहतर कैसे बनाए वैसा करना चाहिए, कैसे टीम को मोटिवेट कर सकें, किस तरीके से एम्प्लॉय को और उनकी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकें। ये हमने इसके बाद स्टेप्स पढ़े थे डेवलपिंग बीएससी, उसके बाद हमने बेनिफिट पढ़े थे, कुछ लिमिटेशन पढ़ी थी। ड्यू पॉइंट एनालिसिस मैंने बोला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तब समझेंगे। बेंचमार्किंग, एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन के द्वारा जो हम टारगेट सेट करते हैं उसको बेंचमार्किंग कहते हैं। प्रोडक्ट बेंचमार्किंग, ये टाइप्स पढ़े थे हमने इसकी। प्रोसेस पढ़ी थी हमने बेंचमार्किंग की। प्री रिक्विजिट पढ़े थे हमने, उसके बाद डिफिकल्टीज हो गया। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर जो आप डिसीजन लेते हो कि किसी भी हम उसको एक्सेप्ट करें, या जो भी हमारे पास प्रपोजल आ रहा है, ऑफर आ रहा है, उसको हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, ठीक है। या जो हमें कोई सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है तो हमें ये इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो स्टैटिस्टिकल डेटा के बेस पर जो हम डिसीजन लेते हैं उसको हम स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल बोलते हैं। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का मतलब या तो प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। और मतलब जब आपका बिजनेस ग्रोथ करने लगता है, जो डेटा साइज बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस की आपको हेल्प होती है। टाइप्स में आपका और मल्टी डायमेंशनल, रिलेशन और हाइब्रिड। मल्टी डायमेंशनल मतलब जब बहुत ज्यादा लोड साइज होता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है तो मल्टी डायमेंशनल करो, और थोड़ा कम डेटा होता है तो आप रिलेशनल को यूज कर सकते हो। दोनों के कॉम्बिनेशन को हम हाइब्रिड बोलते हैं। उसके अलावा वेब बेस्ड होता है, रियल टाइम बेस्ड होता है, डेस्कटॉप बेस्ड होता है ऑल ऐप। तो ये सब उसके टाइप थे, ठीक है ना। इस लेक्चर में अब हम लोग आज इतना ही कर लेंगे। इसके बाद नए लेक्चर में बाकी की थ्योरी देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे वो लोग भी देखेंगे। और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें ड्यू पॉइंट एनालिसिस का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे ताकि हमें ड्यू पॉइंट एनालिसिस समझ में आ जाए। 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ड्यू पॉइंट एनालिसिस में। मेरे एग्जाम में भी ड्यू पॉइंट एनालिसिस का 8 मार्क का क्वेश्चन आया था, जो कि बहुत ही ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड है बस, बट समझेंगे भी कि ड्यू पॉइंट एनालिसिस होता क्या है। तो चलिए दोस्तों, एक दो बार लेक्चर को देख लीजिएगा, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। किसी टॉपिक को दोबारा से कराना है तो मैं करा दूंगा। ज्यादा टेक्निकली ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, सिंपल सिंपल लैंग्वेज है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फ्रॉम माय साइड दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय गाइस।